अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप जैसे कि जानते हैं द एम्बेसडर शो एक ऐसा शो होता है जिसपे आपकी मुलाकात हम करवाते हैं अलमनाइज के साथ। और हमारे स्टूडियोज पे अलमनाइज आते हैं, डिफरेंट फील्ड से आते हैं और उनकी काम की कारकर्दगी को देखकर दुनिया मानती है उनको कि वो क्या कर रहे हैं, किस कदर कर रहे हैं। और ज़ैबश की जब भी बात आती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सबसे हटके बात होती है। तो आज मेरे स्टूडियो में एक हटके सी पर्सनैलिटी है और मैं जब उनसे मिला तो मुझे आइडिया नहीं था कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने सारे काम किए। स्टूडेंट काउंसिल में रहे, प्रेसिडेंट रहे सोसाइटीज के अंदर, पॉडकास्ट भी की और आज मेरे पॉडकास्ट में भी मौजूद है। एंड देन अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, इस वक्त एक की पोजीशन पर काम कर रहे हैं और इस छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत सी इज्जतों के साथ नवाजा है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको और उनके इल्म में और उनकी पोजीशंस में इजाफा फरमाए, वो अपने फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए प्राउड बने। जी हाँ, नन अदर देन सैयद अली हैदर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सैयद अली हैदर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। बस आपके सामने हम तो। और सुनाएं, कैसी आजकल की मसरूफियात चल रही हैं? बस ज़ियाउद्दीन में एज अ रिसर्च मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ और ज़ियाउद्दीन में आई गेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं और उनको एज अ उनकी रिसर्च में उनको मोबिलाइज़ करना और फिर उसके बाद इंटरनेशनल फंडर्स उनके लिए अरेंज करना, देन रिसर्च को इम्प्लीमेंट कराना, ये सारी जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो मुझे मिली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे साथ साथ पढ़ाना, ट्रेनिंग करना इन टर्म्स ऑफ रिसर्च अप्लाइड रिसर्च पढ़ाता हूँ मैं। एंड रिसर्च फॉर इम्पैक्ट बेसिकली मेरा एक मोटिव भी है और इंटरनेशनली एक मोटिव चल रहा है फॉर रिसर्च। दैट्स ग्रेट भाई, इम्पैक्टफुल रिसर्च पढ़ाते हैं आप और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। अभी भी एक बात आपकी जो है ना, मतलब मैं कहूँगा कि पता नहीं क्यों अंडर टू टेबल जा रही है, ये समझ में नहीं आया। जी हाँ, मुझे जितना इल्म है तो हमारे सैयद अली हैदर जो दोस्त हैं वो असिस्टेंट मैनेजर हैं। जी हाँ जनाब, मैनेजर फॉर द रिसर्च एंड ऑपरेशंस ऑरिक। ऑरिक अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो हमें थोड़ा ये बताएं कि ऑपरेशंस किस कदर होती हैं, किस टाइप की ऑपरेशंस होती हैं और ऑरिक एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त भी ऑरिक से इतने वाकिफ नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपके तसल्सल से लोगों को पता लगे कि ऑरिक किस, हर यूनिवर्सिटी में ऑरिक होता है, तो ऑरिक करता क्या है? ऑरिक बेसिकली ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन इसकी एब्रीविएशन है। और ऑरिक बेसिकली HEC का ऑफिस होता है इन एवरी यूनिवर्सिटी और उसका काम यही होता है कि हम कोई भी रिसर्च करें, इम्पैक्टफुल करें एंड इन दी एंड हम मोर PhDs प्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद उसे इनोवेट करें, फिर उसे इन दी एंड कमर्शलाइज करें। तो ये एक ऑफिस होता है जो कि हमारे रिसर्चर्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा है उसमें यही स्टेक होल्डर्स हमें मिलते हैं जो रिसर्च कर सकते हैं, तो वो फिर इंडस्ट्री से कनेक्ट कराते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन की रिसर्च करवाते हैं, ट्रीट करते हैं विद द ग्लोबल चैलेंजेस उनको और मोबिलाइज करते हैं कि आप वो रिसर्च करें जो ज़रूरत है इस वक्त सोसाइटी की। अच्छा, हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि लोगों के ख्वाब हर इंसान देखता है, क्या वो अपने ख्वाबों की तकमील कर सकता है या नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो होता है इंसान की लाइफ में। स्कूलिंग कहाँ से की, कैसे की, किस कदर की, कैसे स्टूडेंट रहे और किस टीचर के चहीते थे? मैं स्कूलिंग बताता हूँ। स्कूलिंग मैंने बहुत ही मीडियोकर स्कूल से की और वो स्कूल बंद हो चुका है। कोई इशू नहीं। वो स्कूल HSM पब्लिक स्कूल आई गेस अभी भी शायद ओपन हो कई ब्रांचेस, बट मेरी वाली ब्रांच जो है वो बंद हो चुकी है। मैं बहुत टॉप का स्टूडेंट था शुरू ये फेजेस में। मैं सेकंड आता था। एक मेरा दोस्त है आजकल मेरे साथ है, ही इज़ अ डॉक्टर माशाल्लाह। वो MBBS कर चुका है, रेजिडेंट है और उसके साथ वो फर्स्ट आता था, मैं सेकंड आता था। एक रेस थी उसके साथ मेरी, आज दोस्ती में वो रेस हमारी है और वो डॉक्टर बन गया माशाल्लाह और मैं सेकंड था तो मैंने बायो साइंसेस लिया। तो बस स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी हुई है। तो स्कूलिंग के बाद फिर आप कॉलेज जी की बात करेंगे तो कॉलेज में मैं थोड़ा सा बिगड़ गया था। अच्छा। तो मैं उसमें पढ़ाई मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी, ज़्यादा सीरियस नहीं था। फिर कॉलेज में घूमेंगे फिरेंगे तो बनेंगे नवाब, वो वाला सीन था। बिल्कुल ऐसे ही सीन था। ग्रेड्स मेरे उसमें से इम्पैक्ट आया, ऑब्वियसली इम्पैक्ट आया, पर्सनैलिटी भी इम्पैक्ट आया, थोड़ा सा बदनाम भी हुआ क्योंकि फर्स्ट आने वाला बच्चा एकदम से बहुत सारी ऐसी मैंने हरकत की है, मैं बोल भी नहीं सकता स्कूल हवाले से, स्कूल के हवाले से और कॉलेज के हवाले से। तो बस उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जैसे ऑब्वियसली आपके दोस्त, जैसे आपने कहा उनके साथ आपकी रेस्ट थी, तो मतलब आपका फर्स्ट विजन डॉक्टर बनना ही था? मेरा फर्स्ट विजन बिल्कुल डॉक्टर बनना था। ये इंस्पिरेशन मैंने अपने ग्रैंडफादर से ली थी और मैं आज उनको मिस भी कर रहा हूँ बिकॉज
वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट शुरू से करते आए कि तुम एक दिन एक पोजीशन पे होगे जहाँ पर मतलब एक मेडिकल पोजीशन पे हो गई जो तुम्हारे लिए सूटेबल होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह भी है। और मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ सारी ये पॉडकास्ट में होना एंड एवरीथिंग। उनकी वजह से मैं डॉक्टर बना था, उनकी पर्सनैलिटी देख के मैंने सोचा मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और बस इंशाल्लाह आप ये goal स्कॉलर मैंने बनेंगे तो आप जरूर डॉक्टर बनेंगे, इसमें जी। मायूस होने की कोई बात नहीं है। अल्लाह जी, आपको जी। सलामत रखे। अच्छा, आपने अंडर ग्रेजुएशन एंड देन ग्रेजुएशन जाबिस से ही किया एंड जी। बायो साइंसेस के अंदर किया। बायो साइंसेस का इत्तेफाक कैसे हुआ? कैसे सोचा बायो साइंसेस के अंदर जाना है? कैसे पता चला? किस कदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? क्या था? बायो साइंसेस की इंफॉर्मेशन मैंने अप्लाई किया था एक्चुअली बाहर, बट ड्यू टू सम टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे मुल्क में, उसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया सही। और उसकी वजह से बाहर नहीं जा सका। एंड जो मैंने एक एमकेट दिया था मैं क्लियर नहीं हो पाया था एमबीबीएस के लिए। सही। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस कर दी ड्यू टू सर्टेन प्रोसीजर्स बाहर जाने के। सही। तो ज़ैबिस के एडमिशन उस वक्त ओपन थे फॉर बायो साइंसेस, एक इमर्जिंग फील्ड थी और एक फ्यूचर था कि ये फील्ड आगे जाके बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, मुझे भी प्रोड्यूस कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी आगे एक फील्ड है इमर्जिंग। तो फिर मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया एंड देन बीएस में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा, बच्चे होते हैं, दिमाग होता है यूनिवर्सिटी जाऊंगा, माशाल्लाह आपने बता दिया खुद कि आपने कॉलेज में क्या क्या किया। बहुत अच्छा भी किया और इससे आपकी बहुत अच्छी लर्निंग्स भी हुई, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया कि आपको अपने विजन को भी देखना है। ज़ैबिस में आने से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्योंकि ऑब्वियसली एक नया डिपार्टमेंट, नई यूनिवर्सिटी, हर एक चीज़ नई, और मेडिकल से ऑलरेडी लगाव था। तो ज़ैबिस में आने से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस थी बीएस बायो साइंसेस के साथ? एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा से ऐसी खास नहीं थी, क्योंकि वो मेरा पीरियड ऑफ टाइम एक कहते हैं ना कि हार मारने वाला लड़का मेरा पीरियड ऑफ टाइम वो चल रहा था, बिकॉज एमबीबीएस में एडमिशन ना होना एक मेरे लिए सदमे से वो डायलेमा था, एक ट्रॉमा इस किस्म का था। मैंने कहा ये भी अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मेरे बहुत बुरे गए और फिर मुझे थोड़ा सा आया कि आई हैव टू डू समथिंग कम अप फील्ड में। कम अप। हाँ, बिकॉज कॉलेज भी अच्छा नहीं गया, देन फर्स्ट 2 सेमेस्टर भी अच्छे नहीं गए। तो फिर मैंने आई गेस मेरी 2.4 सीजीपीए थी सही। सेकंड सेमेस्टर तक, एंड आई एंडेड अप इन 3.2 सीजीपीए माशाल्लाह, इन ग्रेजुएशन। और बहुत काफ़ी टीचर्स ने भी चेंज मेरे में देखा, और अब मतलब वो पता चल रहा है, अब मुझे पता चल रहा है कि वाकई मैं चेंज हो गई। अच्छा, 4 साल गुजारे, फिर मास्टर्स भी किया, यानी कि 5 साल या 5.5 साल तकरीबन, इतना अरसा। मुझे ये बताओ कि अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स मोस्ट फेवरेट रहे, जिनको करने में बहुत मजा आया? मेरा सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो फार्माकोलॉजी रहा है। ठीक है। फार्मा पढ़ने का शौक था, फार्मा इंडस्ट्री में काम करने का एक शौक आ रहा था कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसमें एक बिजनेस है फार्मा इंडस्ट्री और ये वो, तो बस वो पढ़ने का शौक था। हम फेवरेट सब्जेक्ट वही था और सबसे कम मार्क्स उसी में मेरे आए थे। अच्छा। एक स्टोरी है इसके बीच में, तो बट होता है। फेवरेट सब्जेक्ट एक फार्माकोलॉजी कह लें, एक मेरा था एनाटमी। एनाटमी अब नहीं पढ़ाते बायो साइंसेस में, बट एनाटमी वाज टॉट बाय सर केविन फॉर्जेस और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया था। तो दीज 2 सब्जेक्ट्स आर माय फेवरेट, और हमेशा मतलब फेवरेट पढ़ने में मज़ा आए। ओके। आगे भी अच्छा, कौन से 2 सब्जेक्ट्स ऐसे बताएं जिनको दिल ही नहीं करता था पढ़ने का? 2 सब्जेक्ट थे, वजूहात नहीं पूछूंगा, हाँ, सब्जेक्ट जी, सिर्फ पूछूंगा। 2 सब्जेक्ट थे जिनको बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं आया मेरे दिमाग में। एक मेरा सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स, और वो पढ़ने का दिल नहीं चाहता था, मतलब सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग उस वक्त, क्योंकि मेरे हिसाब से मैथ्स में मैं अच्छा नहीं था, इस यही रीज़न हो सकता है। और दूसरा सब्जेक्ट आप कह लें कि रिलेटेड टू कह लें बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट मुझे लगता था कि इट्स वेरी ड्राई और पढ़ना मुश्किल है, और लेकिन इन दी एंड आई गॉट मार्क्स उन्हीं में ही। अच्छा, तुम मिस्चीवियस भी बहुत रहे हो अपने बिल्कुल। टाइम में। जब बोरिंग सा सब्जेक्ट होता था तो तुम क्लास में क्या करते थे? मतलब लोग होते हैं ना आर्टिस्टिक होते हैं तो भाई वो जैसे लाइक स्केचेस बनाते हैं, और गेमर्स होते हैं तो साइड में इधर उधर देख के गेम खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अजीब सी हरकतें करते हैं। तुम क्या करते थे? मैं बहुत डिफरेंट करता था, मैं टीचर को मैनिपुलेट कर देता था। अच्छा। टीचर को ही डिस्ट्रैक्ट कर देता था ताकि वो आगे बढ़ाए ना। तो मेरी बहुत एक्टिविटी क्लास में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी कि अली, सब मुझे बोलते अली प्लीज अफसर को रोकना है, तो आई डिड माई जॉब वेरी वेल। हाँ, वेरी वेल। ये होता था कि टीचर हमेशा
मेरे साथ उन बातों में लग जाता था, बिकॉज आई नो कि किस टीचर को क्या पसंद है, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग। मतलब तुम साइकोलॉजिस्ट हो बेसिकली। बिल्कुल, हाँ, यस। सही, तो तुम उनकी थेरेपिस्ट शुरू कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आई स्टार्टेड टॉकिंग विद देम ताकि उनका एक डिस्ट्रैक्शन आए, वो मुझसे बात करें एंड देन टाइम निकल जाए। अच्छा, सारी चीजें अपनी जगह, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे विजन को सेट करने में किसका किरदार है? कोई टीचर, कोई इंस्पिरेशन, कोई फैमिली से, कोई भी, जो जैसा कि तुमने जैसे बताया कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अजीब, शुरू के 2 सेमेस्टर्स भी बहुत अजीब, एंड देन अगेन तुम अपने विजन पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तुम्हें और तरक्कियां दे, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा होता जरूर है टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट का रीजन क्या था, या इंस्पिरेशन थी, या कोई सजेशन थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। टर्निंग पॉइंट में किसी का स्पेसिफिक रोल नहीं रहा, सबके छोटे छोटे रोल रहे हैं। लाइक टीचर्स, एवरीवन वाज वेरी गुड, और उन्होंने बहुत गाइड भी किया। एंड मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं एक सिंगल पर्सनैलिटी से सीखूं, मैं काफ़ी डाइवर्स हो जाता था, जिससे जो सीखने को मिलता था, आइदर वो जूनियर टीचर है, सीनियर है, स्टूडेंट है, मैं उससे सीखने वाली बात सीख जाता था, और बस वो लर्निंग मेरी इस तरह होती थी। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल। और इन दी एंड इसका फ़ायदा ये हुआ कि रियलाइज़ जब हुआ कि आप पढ़ना चाहिए, वो कुछ इंसिडेंट्स थे कि मतलब एक होता है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो उन चैलेंजेस की वजह से आई रियलाइज के यू नीड टू कम अप विद द गुड ग्रेड्स, मतलब एटलीस्ट एक मीडियोकर नहीं तो अपर एवरेज ग्रेड्स चाहिए टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस कि आप भी फील्ड में कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब जब तुमने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, तो एक टाइम आता है जब आपके सर पे एक हेट होती है, एंड देन अगेन आप एक ओथ लेते हैं कि आई हैव टू सर्व माय कंट्री, माय पीपल्स एंड एवरीथिंग, एंड आपको डिग्री डिक्लेयर की जाती है। वो फीलिंग कैसी थी? बहुत सारी फीलिंग्स हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स आपके साथ है जो सम व्हाट कहते तो होंगे, भाई ये डफर हो गया, अब तो पढ़ता भी नहीं है, ये भी नहीं है, एमबीबीएस ये वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तुम डिग्री अवॉर्डेड हो रहे हो, तो कैसा फील था? अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन मैंने मिस की ड्यू टू कोविड। ओके। जो मेरी बीएस की ग्रेजुएशन थी वो मैंने मिस की। मेरा बहुत था कि आई वांट टू लाइक थ्रो अ कैप और मतलब वो सारी चीजें, हाँ एग्जैक्टली, टू फील दैट मोमेंट। और वो अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे मैं देख रहा था, जो होल कॉन्वोकेशन यूट्यूब पे मेरी चीज हो रही थी। देन आई रियलाइज के अब एमएस करूं तो शायद ग्रेजुएशन हो जाए, तो वो उस मोमेंट को जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो फील मैंने अभी नहीं किया है। ओके, दैट्स गुड। और इंशाल्लाह आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में हम आपके साथ होंगे, एंड देन उसको हम भी सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, एंड वी बिलीव कि आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड करेंगे, रश करेंगे, और ढेर सारी दुआएं ऑलरेडी आपके दादा जान की आपके साथ ही और हमारी भी साथ है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स की साथ है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मुकाम पर हैं। अच्छा, सिनेरियोस को आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं कि जॉब, पहली जॉब कौन सी थी, क्या जॉब थी, कैसे स्टार्ट हुई, और यहाँ तक का सफर कैसे कंप्लीट किया? I started my job last semester में in a school, और उसकी सैलरी भी बहुत कम थी, and I started teaching biology students और inter students। सही। वो मेरी जॉब थी। I don't feel कि मैं पैसों के लिए कर रहा था। I want to be something। उस वक्त मेरे वो क्रेज आ चुका था कि I want to be something। सही। I want to lead something। तो वो फर्स्ट जॉब थी, आई स्टार्टेड। देन नेक्स्ट जॉब भी हुई थी सीनियर लेवल, थोड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एक बड़ी फैकल्टी मेंबर की पोजीशन थी ना ए लेवल्स कॉलेज, और उसमें भी मैंने बायोलॉजी जो मैं पढ़ रहा था वही मैं पढ़ाता था। देन आई स्टार्टेड, कोविड आ गया। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू बी प्रोफेसर या एकेडमिक्स में जाना है, क्या करना है। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रोच किया, और उनके साथ मैंने एक चांस लग गया कि 1-2 मैंने प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से, ग्रांट प्रोजेक्ट्स से, राइटिंग प्रोजेक्ट्स थे, और एक तरह से डेटा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स थे। डिफरेंट डाइवर्स पूरा हो गया था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। देन दे गेव मी सर्टिफिकेट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज, और देन फिर ओपन यूनिवर्सिटी अमेरिका से मैंने ऑनलाइन मैंने इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया दैट कोविड टाइम। तो कोविड मेरा प्रोडक्टिव गया, और उससे मैंने काफ़ी सीखा। देन मैं बताऊंगा कि सब चीज़ों में रोल जो मेरा है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में आई कैन नॉट स्पीक। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस पब्लिक स्पीकिंग थी, एंड अब मैं रियलाइज़ करता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन्वॉल्वमेंट, ज़ैबिस की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंट बिल्डअप स्टूडेंट का बहुत ऊपर होता है ज़ैबिस के स्टूडेंट। अच्छा, तुमने खुद ही चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया, मैं भी तो और आसानी कर देते हैं। अच्छा, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में किस तरह आए,
और सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे, मगर मैं चाह रहा हूँ ये पूरा सफ़र तुम खुद बताओ, कब फॉर्म लिया, कैसे फॉर्म लिया, स्टूडेंट वीक के अंदर तुमने किस तरह किया, ये प्रोसीजर सब चीज़ें तुम खुद बताओ, और काउंसिल में कितना अर्सा रहे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। अच्छा, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही था, मैं था ट्रेजरर का असिस्टेंट, वो आज भी सीनियर है मेरा, और आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, डेडिकेटली वर्क करना स्टार्ट किया, समझना सोसाइटी कैसे चलती है, देन स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़, एक नहीं बायो साइंसेज नहीं, फिर डिफरेंट, फिर देन जैबमन में थोड़ा बहुत काम किया। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया बिकॉज उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, अथर, अहमद, तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी गाइड किया कि भाई इस तरह से हम करते हैं इवेंट्स वगैरह। देन आई बिकम अ प्रेसिडेंट इन माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ CS, और प्रेसिडेंट बनने के बाद आई हैव डेवलप माई ओन पॉलिसीज, और पॉलिसीज मेरी पॉलिसी, नॉट द ज़ैबस वन, और मैंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। एक बिल्कुल मैंने मैनिपुलेट करना शुरू किया, अपनी चीज़ों को लाना शुरू किया, मैं अपने माइंडसेट को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मेरे पास वो स्टूडेंट्स थे जैसे जिनको इतना कुछ नहीं पता था, मैंने उनको मेंटोर किया और मैंने उनको कॉन्फिडेंट दिया कि यू कैन डू समथिंग, और वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी थी थ्रू आउट ज़ैबस में, वो मैंने उनके अंदर इंड्यूस की कि आगे ऐसा होगा। 2 साल मैंने काम किया क्योंकि ड्यू टू कोविड इलेक्शंस नहीं हुए सेकेंड टाइम। 2 साल में मैं बायो साइंसेज सोसाइटी वाज लाइक नथिंग उस वक्त, और बायो साइंसेज सोसाइटी को आई गेस मैं प्राउडली बोल सकता हूँ नंबर 1 बनाया मैंने, और नंबर 1 सोसाइटी बनने के बाद आई लेफ्ट, और फिर एक आफ्टर सम टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट भी लिया एनवायरमेंट। अच्छा, इस तरफ बढ़ेंगे, मगर अब मुझे एक सवाल करना है तुमसे। यू सेड के तुमने नंबर 1 सोसाइटी बनाया, ठीक है, जब आपके पास सोसाइटी आई और जब नंबर 1 बनी, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि पहले सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर नहीं था, काम का कोई पता नहीं था कौन काम करता है, एंड देयर वर नो कहते हैं ना कि नॉलेज अवेयरनेस कि हाउ सोसाइटी वर्क्स, हाउ इवेंट कैन बी कंडक्टेड, और क्या ज़्यादा दे रहा है क्या नहीं दे रहा। तो उसके बाद जब आफ्टर 2 years आई एम लीविंग, तो आई हैव मेनी कैंडिडेट्स टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी आफ्टर माई टेन्योर। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव डन माई जॉब, के बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो वो आगे किस तरह काम करेंगे, बट एटलीस्ट दे कैन स्टैंड अप फॉर दिस पोजीशन। सही। तो वो मुझे डिफरेंस लगा कि इफ़ यू मैं समझता हूँ कि इफ़ यू आर अ ग्रेट लीडर यू कैन क्रिएट मोर लीडर्स। तो वो मेरा मिशन वहाँ पर कंप्लीट हुआ कि आई हैव क्रिएट मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने उस सोसाइटी को दिया। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आगे तुम कह रहे थे कि प्रोजेक्ट तुमने किया। जी प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट था, EPC, आपने ज़ैबस में काफ़ी सुना होगा इसका नाम, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। उसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना, एंड आई हैव मेड द वर्टिकल गार्डन इन द गली, वो जो गली है बीच में 1-5 जी बिल्कुल, जिसे PG हम बच्चे बोलते हैं। तो उस गली में मैंने प्लांट्स का वर्टिकल गार्डन क्रिएट किया, स्टूडेंट स्ट्रक्चर दोबारा बनाया, एंड वी हैव करंटली अ लीडर। मैंने सिर्फ 3 महीने काम किया, एंड 3 महीने में आई गेस मैंने एक जितना स्ट्रक्चर मैं दे सकता था मैंने उसमें दिया, एंड वी हैव ज़ैनब, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उससे भी रियलाइज होता है कि स्ट्रक्चर हो गया का सोसाइटी इज नाउ ऑन हिज मिशन, ऑन इट्स मिशन बेसिकली। सही, मतलब एक रूट मैप दिया, उस रूट मैप पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग काम कर रहे हैं और उस काम का आउटपुट आपको नजर आ रहा है फाइनली। अच्छा, फाइनल अंडर ग्रेजुएशन, तुमने ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन दोनों किए। अंडर ग्रेजुएशन में तुम्हारा थीसिस क्या था, टॉपिक क्या था, एडवाइजर कौन था और कैसा रहा वो सारा? थीसिस मेरा था एनिमल स्टडी थी, जिसकी मैंने हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी उनमें इंड्यूस करने के बाद उन पे मैंने करक्यूमिन होता है टर्मरिक में, उससे हमने उसकी इंटरवेंशन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन चेक की, कितनी इफेक्टिव है, एफिकेसी उसकी चेक की, एंड देन हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आया। मैं ग्रुप पार्टनर्स, वो काफ़ी उसका टॉपिक था मंसूर, ही इज़ करेंटली विद मी इन माय क्लिनिकल डिपार्टमेंट। सही। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने किया, गुड मार्क्स से हमने, मतलब वीरू और जय साथ बिल्कुल वीरू जय कह सकते हैं आप, वीरू जय भी कह सकते हैं, क्योंकि साथ हमने ग्रेजुएशन भी की है, स्कूलिंग के साथ है। बिल्कुल, स्कूलिंग नहीं है साथ, स्कूलिंग साथ नहीं है, बट जॉब साथ है, बिकॉज वो जो जॉब का प्रेशर है वो साथ हैंडल करना इज वेरी इजी, वेरी वन ऑफ माय मतलब वन ऑफ माय
राइट हैंड राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे काफ़ी उससे मतलब फायदा है, सपोर्ट है। ओके, जैसे कि हमने बात की अभी कि अंडर ग्रेजुएशन की रिसर्च, फिर आपने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में क्या रिसर्च थी आपकी? ग्रेजुएशन में मैंने रिसर्च, अभी IRS मेरा चल रहा है। मेरी रिसर्च अभी फ़िलहाल मैं टॉपिक इस तरह से मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, बिकॉज टॉपिक इज थोड़ी बहुत हिंट दे दो। थोड़ी बहुत ये है कि मैं क्लाइमेट चेंज पे काम कर Okay, रहा that's हूँ, एंड मैं टॉपिक इस वजह से नहीं बता रहा बिकॉज नहीं कोई इशू नहीं। टॉपिक इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसका रीज़न है कि अभी हो जाए तो आई विल बी प्रेजेंटिंग, इंशाल्लाह। मेरा पेटेंट आएगा उसमें डायरेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी डिस्कस करेंगे, जी। कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं ये सब चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब तुम रिसर्च पे काम कर रहे हो और जी। तुमने अपने जितना पोर्टफोलियो बताया है वो एक डिफरेंट इंटरेस्ट पे रहा है, बायोलॉजी के आप टीचर रहे हैं और अब आप रिसर्च के डिपार्टमेंट पे और रिसर्च पढ़ाते भी हैं। तो रिसर्च को क्या समझते हैं ज़िंदगी के अंदर, कैसी चीज़ है? क्योंकि इनोवेशन तो आपके और एक लफ्ज़ आता है आई, जिसका इनोवेशन टीचिंग में बहुत ज़रूरी है। रिसर्च को कैसे फील करते हैं? रिसर्च को मैं एज अ पार्ट ऑफ आपका करिकुलम समझता हूँ, बिकॉज अभी कुछ हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में नहीं है रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम अपेरेंटली। लेकिन रिसर्च के बिना आई गेस वी कैन नॉट गो अहेड, मतलब ये कहते हैं कि आगे का रास्ता ही रिसर्च है। बिकॉज इफ यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेट कि आगे क्या है क्या नहीं है, तो आप इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो रिसर्च इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू हेल्थ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत जर्नलाइज वर्ड में बोल रहा हूँ कि एक लॉ भी है तो उसकी भी रिसर्च है, या कोई भी सोशल फिनोमेना है उसकी भी रिसर्च है। तो रिसर्च इज़ यू हैव टू फाइंड आउट थिंग्स, यू हैव टू जॉइन द पजल्स, और वो पजल्स आप नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे मुश्किल होगी। तो रिसर्च इज समथिंग लाइक दैट, द पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली, आप उसको हिंट दे सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अब तुम पढ़ाते हो इम्पैक्ट रिसर्च और मैं अप्लाइड रिसर्च पढ़ाता हूँ, रिसर्च फॉर इम्पैक्ट, और मैं ट्रेनिंग करता हूँ रिगार्डिंग हाउ टू सेलेक्ट योर टॉपिक, हाउ टू सेलेक्ट योर हाइपोथेसिस, हाउ टू लाइक बी विद द कहते हैं ना करंट थीम्स, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं आप उस पर रिसर्च करें तो आपका बेसिकली एक इम्पैक्टफुल प्रोफाइल भी बनती है। तो बेसिकली आई एम टीचिंग रेजिडेंट्स, जो डॉक्टर्स होते हैं उसके बाद FCPS पास करने में रेजिडेंट बनते हैं, हाउस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, सबसे सीनियर मेरे स्टूडेंट्स हैं फैकल्टी मेंबर्स, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। दैट्स वेरी ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्कियों से नवाजे। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथडोलॉजी। सबसे इजी कौन सा लगता है और सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है आपको, और क्यों? मुझे सबसे इजी क्वालिटेटिव लगता है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड राइट, और क्वालिटेटिव में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको नंबर्स देना ज़रूरी है, एंड नंबर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नंबर जिसके पास नहीं है तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकता। मिक्स मेथड और कॉम्प्लेक्स है, दोनों होने चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन भी और किसी और का परसेप्शन भी इन वर्ड्स, या फिर नंबर्स भी, मतलब एक परसेंटेज या एक फैक्ट जो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आई गेस मेरे लिए क्वालिटेटिव भी आसान, सबसे आसान मुझे वही लगती है, बिकॉज है भी वो आसान। बाकी आई गेस मिक्स मेथड इज द मोस्ट कहते हैं ना एंगेजिंग, या नहीं कंट्रोवर्शियल, एंगेजिंग जिससे आपको मज़ा आता है। अच्छा, इम्पैक्ट रिसर्च में किस टाइप का मेथड इस्तेमाल होता है? जैसे लाइक मिक्स होता है, क्वालिटेटिव होता है, मिक्स मेथडोलॉजी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? देखिए, अगर आप हेल्थ साइंसेज की बात करें, मेडिकल साइंसेज की बात करें, या तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च होती है या इंटरवेंशन बेस्ड रिसर्च होती है। तो अगर इंटरवेंशन बेस्ड रिसर्च है तो वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। बट अगर इम्पैक्टफुल रिसर्च की बात करें तो मेथड यही होता है, बट इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, बहुत सारी की थीम्स हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कैंसर अभी तक इलाज प्रॉपर्ली नहीं आया है, अर्ली डायग्नोसिस भी आई थिंक किसी कंट्री में सही, एंड देन वी हैव डायबिटीज़ एंड एक्सेट्रा। अगर हम हेल्थ साइंसेज से बाहर जाएं, सोशल साइंसेज में जेंडर इक्वालिटी इस वक्त की थी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रेसिज्म, जेंडर इक्वालिटी, एंड लॉ में आ जाए तो एवरीवन टॉकिंग अबाउट लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो हर सब्जेक्ट की अलग एक कहते हैं ना की थीम है, और इम्पैक्टफुल रिसर्च उन की थीम्स को लेके कर सकते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आपने अंडर ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन की, इसमें आपके मेजर्स क्या रहे? मेरे मेजर्स बायोटेक्नोलॉजी रहा है, और मेरा MS में भी बायोटेक्नोलॉजी है। और आगे
आगे भी बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी अभी हमें लग रहा होगा कि इतना नहीं है पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान को वो करना पड़ेगा अडॉप्ट, बिकॉज वर्ल्ड नीड्स टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। और कुछ फिनोमिनाज हैं जो आगे इम्प्लीमेंट होंगे इस दुनिया में। जीन एडिटिंग एक मिसाल देता हूँ, बायो साइंसेस के स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, आप भी शायद थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। जज़ाकल्लाह सर। तो जीन एडिटिंग और मेकिंग मैनिपुलेटिंग इन जीन्स, आके नेचर में मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। बहुत मसले हो जाते हैं एग्जैक्टली, जो आज हमारे क्लाइमेट के साथ हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो दैट विल बी कहते हैं ना कि मेरा Challenge. टॉपिक इसीलिए है कि Challenge. एग्जैक्टली चैलेंज भी है। सही। अच्छा, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, और मैं सिर्फ ये एक और अजीब सा सवाल होगा शायद, मगर बहुत अच्छा भी है। 5 साल पहले बायोसाइंसेस को क्या देख रहे थे और अब क्या देख रहे हो, और किस कदर देख रहे हो आगे? जैसे तुमने भी कहा कि अभी मास्टर्स भी हो गई, अब जो अगर पीएचडी करने का मौका मिला तो आप अगेन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही एम्फसाइज कर रहे हैं। तो 5 साल पहले क्या था बायोसाइंसेस, अब क्या है और आगे क्या देख रहे हैं? 5 साल पहले बायो साइंसेस कुछ भी नहीं था लिटरली। जब मैं आ रहा था बायो साइंसेस जस्ट अ फील्ड, और ज़ैबस ने इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि नीड थी, आगे जाके नीड थी, मतलब आगे 5 साल में, अभी मैंने ग्रेजुएट हुआ, आगे 5 साल में इट विल बी अ फोर्सफुल वर्क, आगे फोर्सफुल रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने पेंडेमिक देखा। सही। और पेंडेमिक में क्या हाल हुआ हमारा, हम लोग कैसे सर्वाइव हमने किया बहुत। तो आगे बायोटेक्नोलॉजी की नीड है टू हैव सम, कहते हैं ना कि एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सिस्टम, जिसकी वजह से हम अपने काम को आसान कर सकें, आगे हेल्थ एक्सेस दे सकें पेशेंट्स को, या कोई ऐसी एक रिसर्च कर सकें, मेडिसिन बना सकें जो कि इम्पैक्टफुल हों और जो सोसाइटी को बेनिफिट करें। तो दैट इज़ वाई बायोटेक्नोलॉजी अगले 10 साल या 5 साल में आई गेस सबसे बड़ी फील्ड। मैं एक प्रिडिक्शन भी दे रहा हूँ। कोई इशू नहीं, ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी जो होती है इंटीमेशंस, आपके पास भी हैं, आप सोच रहे हैं उस हिसाब से, तो ऑब्वियसली, और शायद आपकी बातें वाज़े तौर पर एक सामने आ भी जाएं। आप कहेंगे फिर 10 साल 5 साल पहले मैं अतीक के साथ ये बात की थी, आज हो गया, करने वाली रब्ती। बिल्कुल। सैयद अली हैदर, अगर ज़िंदगी मौका दे एक दफ़ा अपने आप को रिवर्स करके ले जाओ, कुछ कर लो, तो क्या करना चाहोगे? मैं तो MBBS ही करना चाहूँगा बस। FPCS क्या होता है, वो भी करोगे? MBBS, FCPS, FCS पार्ट 1 पार्ट 2, एक डॉक्टर बनना चाहूँगा। बिकॉज डॉक्टर बनोगे तो किस डिपार्टमेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे? मैं ऑन्कोलॉजी, कैंसर, वाओ, कैंसर पे काम करने का शौक़ है, लेकिन कैंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और कैंसर इसलिए क्योंकि मेरी मदर को थोड़ा बहुत एक इंडिकेशन आया था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था, और मैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसका भी एक इमोशनल टच है मेरी ज़िंदगी में। जैसे MBBS का ये टच है और क्या डॉक्टर बनने का, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कर लेता तो आई गेस ये हो जाता। इंशाल्लाह अल्लाह अभी भी अल्लाह तबारक व तआला आपसे अच्छे काम ले रहे हैं, और आगे भी आप इंशाल्लाह डॉक्टर ज़रूर बनेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल को शायद जी रहे हों, और जैसे आज आप कह रहे हैं कि काश मेरे पास टाइम वापस चला जाए और मैं कुछ हो जाऊँ, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? और जो पढ़ने और करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि कुछ भी कर लें, यू हैव टू बी लाइक स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें या किसी भी डोमेन के अंदर आप जाएं, इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट आप नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट मीन्स टू फेस एवरी चैलेंज, मतलब हार नहीं मानना इस वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक मैं कोड भी शेयर करूँगा कि यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स के लिए यही है कि कोई भी फील्ड हो, ये नहीं कि इमर्जिंग है या नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू विल गेट द जॉब एंड यू विल गेट योर डिज़ायर पोजीशन वन डे। और बैक अगर जाना है तो आई गेस सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो अपनी फील्ड का फाइटर है वो अपनी फील्ड का फाइटर। सो व्यूअर्स, आज आपने सैयद अली हैदर से मुलाकात की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको वाक़फ़ियत हो गई। अगर ज़िंदगी मौका दे, आप से मुफीद है या नहीं, मगर जो आपकी फील्ड अगर आप उसमें अपने आपको मनवा चुके हैं या मनवाना चाहते हैं तो सब कुछ आपके लिए। और इसी मैसेज के साथ हमारे इस शो का टाइम हुआ जाता है इख्तिताम पर। थैंक यू सो मच अली हैदर, एंड हम बिलीव करते हैं कि हमारी एक और कॉल पे आप हमारे साथ ज़रूर होंगे, एक और शो के साथ, जब आपका ये थीसिस कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह। नाइस टू मीट यू अतीक।
बहुत अच्छे होस्ट हैं माशाल्लाह। इट्स एन ऑनर। सो व्यूअर्स, इसके साथ मुझे आप इजाज़त देंगे। इंशाल्लाह फिर एक और एपिसोड के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और इनोवेटिव पर्सनैलिटी के साथ। स्टे ट्यून्ड, दिस इज एम्बेसडर एंड यू आर वाचिंग ज़ैप FM डिजिटल।